नमस्कार दोस्तों, शानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है बूढ़े बाप का अद्भुत कारनामा। वो बूढ़े दरवाजे पे खड़ा किसका इंतजार कर रहा है? बहू, मैं पुलिस का इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरी पत्नी और मुझे बहुत जलील कर लिया और तुमने मेरे गाँव की ज़मीन के पैसे भी खूब उड़ाए। अब निकलो इस घर से और ढूंढो अपना ठिकाना। ससुर का ऐसा रूप देखकर बहू के होश उड़ गए। तेज कदमों से चलते हुए राम किशन जी घर के अंदर आ रहे थे। गुस्से की ज्वाला उनके दिल में दहक रही थी। पुलिस को फोन उन्होंने पहले ही कर दिया था। जैसे ही घर के अंदर आए तो उन्हें अपनी बहू पायल के हंसने की आवाज़ आई, जो अपने पति आकाश के साथ बाहर घूमने जाने का प्लान बना रही थी। दोनों के चेहरे खुशी से खिले हुए थे। अंदर से देखते हैं कि राम किशन जी का गुस्सा सातवें आसमान पे पहुंच गया। हद तो हो गई बेशर्मी के पैसों का इतना लालच कि तुम लोगों ने अपनी माँ की जिंदगी के खतरे में डाल दी। वहाँ मेरी पत्नी बेचारी अस्पताल में पड़ी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है और तुम लोग यहाँ जश्न मना रहे हो। शर्म नहीं आई तुम लोगों को? इतनी घिनौनी हरकत करते हुए अपने ही घर में तुमने चोरी कर ली। राम किशन जी की यह बातें सुनकर उनकी बहू पायल बेबाक होकर बोली, अरे बापूजी, आपको क्या ज़रूरत पड़ी है इस उम्र में इतना कष्ट झेलने की? आप दोनों की उम्र हो चली है और आप इस उम्र में उन पर इतना पैसा पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। बाजी को उनकी हालात पे छोड़ दीजिए और चैन से रहिए और हमें भी चैन से जीने दीजिए। इतना सुनते ही राम किशन जी आग बबूला हो गए और उन्होंने एक जोर का तमाचा अपनी बहू की गाल पे जड़ दिया। बाबूजी, आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरी पत्नी पे हाथ उठाने के? तभी एक और धमाकेदार थप्पड़ की आवाज़ से पूरा घर गूंज उठा और आकाश अपने गाल पे हाथ रखकर चुपचाप खड़ा हो गया। राम किशन जी बोले कि ऐसे दिन के लिए मैंने तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था कि तू अपने माँ बाप को ही खून के आंसू रुलाए। उसी समय दो पुलिस वाले भी घर के अंदर आए। उन्हें देखते ही आकाश और पायल के पसीने छूट गए और राम किशन जी बोले, इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों को। मुझे ऐसी औलाद नहीं चाहिए जो अपने माँ बाप के मरने की राह देख रही हो। इतना सुनते ही आकाश अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा और बोला, नहीं बाबूजी, ऐसा मत कीजिए, हम बर्बाद हो जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। बस एक बार हमें माफ़ कर दीजिए। बस बेटा, एक ही बारी में हेकड़ी निकल गई तुम्हारी। आज भी मैं उस दिन को याद करके रो पड़ता हूँ जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ का इलाज के लिए मिन्नतें कर रहा था। इतना कहते कहते राम किशन जी अतीत के दिनों में चले गए और उस दिन को याद करने लगे जिस दिन उनकी पत्नी ममता जी की टेस्ट रिपोर्ट आई थी और उन्हें मालूम पड़ा था कि उनकी पत्नी को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो चुकी है। यह बात सुनकर राम किशन जी का दिल पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन डॉक्टर ने बताया था कि आजकल मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि यदि सही समय पर ऑपरेशन कर दिया जाए तो यह बीमारी भी ठीक हो सकती है। लेकिन खर्च लाखों का होकर राम किशन जी ने ठान लिया कि वो अपनी पत्नी के जान बचा कर रहेंगे। जब घर आकर उन्होंने यह बात अपने बेटे को बताई तो उसे भी सदमा लगा। उसने अपने पिता से कहा, बापूजी, आप चिंता मत कीजिए, हम माँ का अच्छे से अच्छा इलाज करवाएंगे और वो कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन न जाने रात में बेटे और बहू की आपस में क्या बात हुई कि अगले दिन ही बेटे ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि माँ की अब उम्र हो चुकी है और उन पर पैसा लगाने का मतलब पैसा बर्बाद करना है और बर्बाद करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। अपने बेटे के मुंह से यह बात सुनकर राम किशन जी जैसे ठगे से खड़े रह गए। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत न हारते हुए अपनी पत्नी का पूरा ध्यान रखा। रोज़ सुबह शाम उन्हें शहर पे लेकर जाते। एक दिन पार्क में सैर करते हुए उनकी अपने मित्र से मुलाकात हुई। बातों ही बातों में उन्होंने अपने मित्र को अपनी पत्नी की तबीयत के बारे में बताया और इस बारे में अपनी बेटी बहू के रवैये के बारे में भी बताया। हाल चाल बताते हुए उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े। बेबसी उनके चेहरे से साफ नजर आ रही थी। उस समय उनके मित्र ने उन्हें हौसला दिया और कहा कि राम किशन जी, ये वक्त हिम्मत हारने का नहीं है।
गाँव में तुम्हारे कितनी ज़मीन पड़ी है, वो किस दिन काम आएगी। तुम जब कहो मैं ज़मीन का सौदा करवा दूंगा। अपनी पत्नी के इलाज के लिए बेटे बहू पे मोहताज रहने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। अपने मित्र की इस बात से रामकिशन जी को बहुत हौसला मिला और सही कीमत मिलने पर उन्होंने ज़मीन का सौदा कर लिया। जिस समय वे ज़मीन का सौदा करके घर लौटे तो घर आकर उन्हें अपनी पत्नी कहीं नहीं नजर आई। फिर रामकिशन जी ने अपनी बहू पायल को आवाज़ लगाई, पायल बहू पूरा घर छान लिया, लेकिन मुझे तुम्हारी सास कहीं नज़र नहीं आ रही है, कहीं गई है क्या। फिर पायल ने कहा, अरे बाबूजी ऐसा भी क्या हो गया। तभी रामकिशन जी बोले, अरे मैं उसे कहकर गया था कि मैं गांव में स्वरूपन से मिलने जा रहा हूँ, उसके बाद मुझे बैंक भी जाना है और कुछ कागजात पे तुम्हारी सास के साइन चाहिए थे। अब वो घर में नहीं है, किसी भी बात को गंभीरतापूर्वक लेती ही नहीं, न जाने कब कहाँ कौन सा काम करने चली गई। मेरी बात को अनसुना करके तभी उनकी बहू पायल बोली, माँ जी तो मंदिर गई है, थोड़ी देर पहले ही निकली है, लेकिन बाबूजी आपको कौन से कागजातों पे साइन चाहिए माँ जी के, या तो बताइए कोई ज़रूरी कागजात है। बहू ऐसा कहते हुए रामकिशन जी बोले, यह ममता जी भी हद करती है, उसे मालूम है कि उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, लेकिन फिर भी मंदिर जाना एक दिन भी नहीं भूलती। अपने हाथों में लिए हुए बैग को अपने सीने से चिपकाते हुए रामकिशन जी बोले, अगर आज काम नहीं हुआ तो फिर बात अगले हफ्ते तक टल जाएगी। तभी पायल की नज़र उनके बैग पे गई और बोली, वैसे बाबूजी आपने बताया नहीं कि आप बैंक क्यों जा रहे हैं। फिर रामकिशन जी बोले, कुछ नहीं बहू, कुछ ज़रूरी काम था। तभी दरवाजे पे कोरियर वाला तो पायल कोरियर लेने चली गई। तुरंत सारे काम करते हुए भी उसका ध्यान अपने ससुर के बैग पे बराबर बना हुआ था। कोरियर अपने कमरे में रखकर पायल ने अपने ससुर जी के कमरे में झांक कर देखा तो उनके ससुर रामकिशन जी कुछ ढूंढ रहे थे। उनके चेहरे पे परेशानी दिख रही थी। पायल बिना दस्तक के ही कमरे में घुस गई और बोली, देखिए ना बाबूजी, सासू माँ को अपनी तबीयत की चिंता ही नहीं है, अभी तक नहीं आई, मंदिर से हो। बहू की बात सुनते ही रामकिशन जी झिझक गए और उनके हाथ से वो बैग नीचे गिर गया। जैसे बैग गिरा उसमें से 500 के नोटों के बंडल निकलकर फर्श पे गिर गए। पैसों की गड्डियाँ देखते ही पायल की आंखें खुले की खुली रह गई। इतने सारे पैसे, पायल के मुंह से अचानक निकला और फिर सामान्य होते हुए बोली, वैसे बाबूजी इतना सारा पैसा कहाँ से आया, ये किसके पैसे हैं। तो रामकिशन जी ने जल्दी से उन पैसों को उठाकर अपने बैग में डाला और उसे बंद करते हुए बोले, वे बहू, हमारे गांव वाली ज़मीन थी ना, उसी को बेचने के लिए मैं सरपंच के पास गया था। अब वह ज़मीन बिक गई है तो कुछ पैसे मिल गए हैं। इन्हीं पैसों को जमा करवाने के लिए मुझे बैंक जाना है, लेकिन अलमारी की चाबी मुझे कहीं नहीं मिल रही है। लगता है तुम्हारी सास के पास होगी। उधर पायल की आंखों में तो अभी तक नोटों की गड्डिया की तस्वीर नाच रही थी। वो बोली, बाबूजी देखो न, माँ जी तो अभी तक नहीं आई, अब आप कब तक इसे हाथों में रखेंगे। हाँ बहू, यही तो मैंने सोचा था कि इन पैसों को तुरंत बैंक में जमा करवा दूंगा, क्योंकि अगले हफ्ते ममता जी को अस्पताल में भी तो दिखाना है। अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया है कि अगर जल्दी से जल्दी ऑपरेशन न करवाया गया तो मामला हाथ से निकल जाएगा। तभी पायल बोली, बाबूजी वो सब तो ठीक है, लेकिन इन पैसों को कहाँ संभाल कर रखेंगे बहू। जब तक ममता जी नहीं आती तब तक मैं इसी कमरे में बैठा हूँ और मैं कर भी क्या सकता हूँ। फिर पायल कहने लगी, अरे बाबूजी, आप मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं करते, आप मुझे दीजिए, यह पैसे मैं अलमारी में रख देती हूँ, और यार विश्वास नहीं है तो अलमारी की चाबी भी लाकर आपको दे देती हूँ। फिर रामकिशन जी बोले, अरे नहीं बहू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम हमारी बहू हो, तुम पे विश्वास नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे। ठीक है, जब तक ममता जी नहीं आती तब तक तुम इसे अपने पास रखो। इतना सुनते ही पायल के चेहरे पे ऐसी खुशी आ गई मानो वे इसी वक्त का कब से इंतजार कर रही थी। मुस्कुराती हुई पायल उस बैग को लेकर अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाते ही सबसे पहले उसने पैसों पर एक नज़र दौड़ाई, लेकिन उसकी आंखें फटी की फटी रह गई जब उसने देखा कि बैग में पूरे
5 लाख थे। तो अपनी चालाकी दिखाते हुए उसने उसमें से 1 लाख निकाल कर अलग रख दिए और बाकी के पैसे बैग में वापस डालकर अलमारी में रख दिए। थोड़ी देर में ही उसकी सास ममता जी आ गई तो पायल बोली, माँ जी इतना भी कोई समय लगाता है क्या मंदिर में? अरे नहीं बहू, रास्ते में ही मेरी सहेली मिल गई थी तो हाल चाल पूछने बताने में थोड़ा समय लग गया। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे ससुर जी आए हैं क्या? हाँ माँ जी, आपको ही कब से ढूंढ रहे थे, अभी अभी बाहर निकली हैं। आप एक काम कीजिए, ये लीजिए मेरी अलमारी की चाबी। मेरी अलमारी में ससुर जी ने अपना बैग रखा है, आप ले जाकर अपनी अलमारी में रख लीजिए। वो क्या है ना, ढेर सारे पैसे हैं, कल को इधर से उधर हो गए तो आप सब तो मेरी ही नाम लगाएंगे, क्योंकि ससुराल में सबसे पहले शक तो बहू पे ही जाता है। फिर ममता जी बोली, ऐसा नहीं है बहू, हमने तो तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माना है। अगर छोटी मोटी कोई बात होती है तो उसे दिल से लगा कर नहीं रखना चाहिए। मैं बैग निकाल कर लेती हूँ। ऐसा कहते हुए ममता जी बहू के कमरे में जाने लगी तो अचानक उनका दिमाग ठनका कि आज तक जो बहू अपने कमरे का दरवाजा तक नहीं बंद रखती थी, उस बहू ने उन्हें अपनी अलमारी की चाबी कैसे दे दी। लेकिन फिर इस विचार को रफा दफा करते हुए वो बहू के कमरे में गई और अलमारी खोलकर अपने पति का बैग निकाल कर ले आई और अपने कमरे की अलमारी में रख दिया। उसी समय रामकिशन जी आए और बोले, हद करती हो ममता, तुम भी, मैंने तुम्हें कहा था कि जब मैं आऊँगा तो तुम घर पे रहना, लेकिन तुम मेरी बात सुनते ही कहाँ हो। पति की बात सुनकर ममता जी बोली, अरे जिस काम के लिए आप मुझे ढूंढ रहे थे वो काम तो मैं पहले ही कर चुकी हूँ। तभी रामकिशन जी ने कहा, कौन सा काम है? ममता जी बोली, अरे जो बैग आपने बहू को दिया था मैंने अलमारी में रख दिया है, और देखिए ताला लगाकर चाबी भी अपने पास रखी है। वो तो ठीक है, लेकिन तुमने बैग चेक तो कर लिया ना, ठीक से तो दे रखा है ना? हाँ, पूरा बैग उठाकर अंदर रखा है। आप मुझे बुद्धू समझते होंगे, लेकिन आपकी ममता इतनी बुद्धू नहीं है। अरे नहीं ममता, तुम बस ज़रूरत से ज़्यादा सीधी हो, किसी पर भी भरोसा कर लेती हो ना। लेकिन यह दुनिया बहुत बुरी है, अब दूर क्यों जाना, अपने ही घर में देख लो। मौका मिलने पे हमारा अपना बेटा ही हमें चलते समय नहीं सोचेगा। अरे आप भी ना इतना मत सोचा कीजिए, मुझे तो आपकी ही चिंता लगी रहती है। कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो आप ख्याल कौन रखेगा? एक पल को भी यह बात अपने मुंह पे मत लाना। ममता जी के मुंह पर हाथ रखते हुए रामकिशन जी बोले, मैंने सभी रिश्ते आजमा लिए, लेकिन कौन अपना है और कौन बेगाना? हम दोनों का रिश्ता ही एक ऐसा है जो निस्वार्थ भाव से एक दूसरे के लिए सोचते हैं, वरना तो अपनी औलाद भी अपनी नहीं है। जी आप अपने बेटे के खिलाफ मन में जहर मत रखिए। अब वो शादीशुदा है, उसकी पत्नी की जिम्मेदारी भी उस पर है, और बहू की तो आए दिन कोई ना कोई मांग चलती रहती है। अब वो उसके शौक पूरे करेगा या अपने माँ बाप को देखेगा। ऐसे छोड़ के इन बातों को, मैं चाय बनाती हूँ, बैठकर चाय पीते हैं। दरअसल रामकिशन जी अपनी पत्नी ममता जी की बीमारी को लेकर बहुत परेशान रहते थे, और ममता जी की बीमारी का इलाज बहुत महंगा था, जो केवल शहर के सबसे बड़े अस्पताल में ही संभव था। अगले दिन उन्होंने अपनी पत्नी के ऑपरेशन के लिए तारीख ले ली। उस समय उनका बेटा आकाश दूसरे शहर गया हुआ था। 2 दिन बाद जब वो लौट कर आया तो पायल ने तुरंत उसके कान भर दिए। वो गुस्से से भड़कता हुआ बाहर निकला और बोला, बाबूजी ये सब क्या लगा रखा है आपने? तभी रामकिशन जी अपनी सोच की मुद्दा से बाहर आते हुए बोले, किस बारे में बात कर रहे हो बेटा? मैं कुछ समझा नहीं। इतने भी ना समझ मत बनिए बाबूजी, आपको अच्छे से पता है मैं माँ के विषय में बात कर रहा हूँ। क्यों बेटा, उस बेचारी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया? वो तो स्वयं कैंसर से जूझ रही है। हाँ मैं सब जानता हूँ, लेकिन आपको शायद समझ में नहीं आ रहा। पहले ही माँ के इलाज के लिए आप गहने बेच चुके हैं, और अब आपने गांव की ज़मीन भी बेच दी, और मुझसे पूछना तक ज़रूरी नहीं समझा। मेरी सलाह भी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। फिर रामकिशन जी बोले, अच्छा हुआ जो तुम्हारे सूत्रधारों ने तुम्हें खबर पहुंचा दी। अब क्या करूं बेटा, तूने तो अपनी माँ को मरने के लिए छोड़ दिया है, उसकी तो चिंता है ही नहीं तुझे।
दिन रात अपनी पत्नी की फरमाइशें पूरी करने में लगा हुआ है। तभी आकाश बोला, मुझे समझ नहीं आता आखिर आपका हुआ क्या है। मैं क्या आप लोगों का दुश्मन हूँ? लेकिन बेटा, तुम्हारी हरकतों से तो यही लगता है कि तुम्हें अपनी माँ की चिंता नहीं है। मैं 1 महीने पहले तुमने 10 लाख की कार खरीदी है और अभी कुछ दिन पहले ही बात है जब तुमने बहू को सोने का हार खरीद कर दिया है। अपनी पत्नी के शौक पूरी करने के लिए तुम लाखों रुपए खर्च कर सकते हो, लेकिन अपनी माँ के इलाज के लिए नहीं। और रही उस ज़मीन की बात, तो वो ज़मीन मैंने अपने खून पसीने से कमाए हुए पैसों से खरीदी थी, और अगर बेच भी दी तो इसमें मुझे तुमसे पूछने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन बाबूजी, मेरा भी अपना परिवार है, मेरी बीवी बच्चे का कुछ तो सोचिए। आप तो हमें कंगाल करते चले जा रहे हैं। फिर रामकिशन जी गुस्से में बोले, बेटा क्या बोला तूने? बीवी बच्चे तुझे इस दुनिया में लाने वाला कौन है? तेरी माँ, मेरी ममता। जिस दिन तुझे बुखार होता या तू बीमार हो जाता तो हम दोनों में से कोई खाना नहीं खाता था। पूरी पूरी रात जाकर तेरी माँ तेरा ख्याल रखती थी, फिर भी उसके चेहरे पे शिकन तक नहीं आती थी। दिन रात तेरी नज़रें उतारते थे। बस बाबूजी, इन सब फालतू के बातों में मेरा समय खराब मत कीजिए। कौन सा एहसान कर दिया आपने मुझ पर? हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। तभी रामकिशन जी आंखों के कोरों से असुपस्ते हुए कपकपाती आवाज़ में बोले, खबरदार, अब एक शब्द भी आगे बोला तो परसों मैं तुम्हारी माँ के इलाज के लिए उसे अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। अगर इस बारे में मुझे किसी की राय नहीं लेनी है। अपने पिता की यह बातें सुनकर आकाश थोड़ी विनम्रता दिखाते हुए बोला, अरे बाबूजी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर माँ के इलाज से कुछ पैसे बचे तो वो हमें दे दीजिएगा। दरअसल मैंने अपने दोस्त के साथ पार्टनरशिप में एक बिजनेस शुरू किया है। अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मुझे किसी से कर्ज उठाना पड़ेगा। फिर रामकिशन जी बोले, अच्छा, मतलब ये बात तो तुझे अब समझ में आई। अब बेटा, इतनी बड़ी अस्पताल में कितना खर्चा होगा यह तो तुम खुद ही समझ सकती हो, और अपने बूढ़ी माँ बाप की सहायता करने के बजाय तुम उनसे पैसे मांग रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतना कहकर रामकिशन जी वहाँ से चले गए। अगले ही दिन अस्पताल से फ़ोन आ गया कि इलाज के लिए अस्पताल में पैसे जमा करवा दीजिए और मरीज को दाखिल करवा दीजिए। फिर रामकिशन जी ने अपनी पत्नी से कहा कि हमें कल तुम्हें अस्पताल में दाखिला करवाना है, इसलिए अस्पताल के लिए कुछ कपड़े रख लेना। जल्दी तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। फिर ममता जी हंसते हुए बोली, हम दोनों अपनी ज़िंदगी के अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, फिर भी कुछ दिन ज़्यादा ख्याल रखते हैं आप मेरा। तो रामकिशन जी ने कहा, ममता, तुम ही हो तो मैं हूँ, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। अगर तुम इस घर में नहीं होती ना तो मुझे यह घर भी अच्छा नहीं लगता। रामकिशन जी ने पैसों का भरा बैग संभाल कर रख लिया और अपनी पत्नी को अस्पताल लेकर जाने लगे। तो अपनी बेटी से कहा कि मैं तुम्हारी माँ का इलाज करवाने जा रहा हूँ, क्या तुम चलोगे? तो वह उत्पाक से बोली, अब क्या करेंगे वहाँ जाकर? आप है तो माँ जी की देखभाल करने के लिए। उधर बेटे के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। फिर ममता जी बोले, उन्हें क्यों परेशान करते हैं आप? मेरे साथ हैं तो चिंता किस बात की? चलिए हम चलते हैं। रामकिशन जी को अपनी बेटी बहू पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो अपनी पत्नी को परेशान करना नहीं चाहते थे, इसलिए चुपचाप वहाँ से चले गए। ममता जी को नर्स अंदर लेकर चले गए, जबकि रामकिशन जी काउंटर पर पैसे जमा करवाने लगे। तभी काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने कहा, रामकिशन जी, आपने तो कहा था कि आप पूरे पैसे जमा करवा रहे हैं, लेकिन यह तो केवल 8 लाख है। ऑपरेशन की तो हम लोग शुरू कर रहे हैं, लेकिन बाकी के बचे पैसे आप जल्दी जमा करवा दीजिए। यह बात सुनकर रामकिशन जी हैरान रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसमें तो पूरे 10 लाख थे। तभी अकाउंटेंट ने कहा, यदि आपको विश्वास नहीं तो आप कैमरा चेक कर सकते हैं। तभी रामकिशन जी एक पल को उस वक्त को याद करने लगे जब उन्होंने अपनी बहू को पैसे दिए थे, और फिर बोले, नहीं नहीं, हमें दूसरे क्या ठगेंगे, यह ठेगा तो हमारे अपनों ने ही ले रखा है। मैं अभी आता हूँ। इधर घर पे उनका बेटा आकाश थोड़ी चिंता में बैठा था। तभी पायल बोली, आप चिंता क्यों करते हैं? अरे आज तो हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परेशानी ख़त्म होने वाली है,
आपकी माँ का इलाज हो जाएगा तो हम भी घूमने जा पाएंगे। फिर आकाश बोला, पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी चल रही है और घूमने पर तो कम से कम 50,000 चाहिए। अगर पैसे होंगे तब तो जाएंगे ना। तभी पायल बोली, अरे आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं और मैं आपका इतना सा बोझ भी कम नहीं कर सकती। अभी रुकिए। ऐसा कहते हुए पायल अंदर गई और अपनी अलमारी से पैसा निकाल कर ले आई और नोटों के बंडलों से अपने आप को हवा में करते हुए बोली, बस आप मेरी चिंता किया कीजिए और मैं किसी और की चिंता को आपके पास भटकने भी नहीं दूंगी। आकाश बोला, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तो पायल ने कहा, अरे आप आम खाइए न, गुठलियाँ क्यों गिनते हैं? आप यही आदत मुझे अच्छी नहीं लगती। तो आकाश बोला, यह बात तो सच है, सबकी चिंता कर कर के मेरा दिमाग खराब हो गया है। अब मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। अब तो पक्का हम घूमने चलेंगे। ऐसा कहते हुए दोनों खिलखिलाकर हंस रहे थे। उधर से रामकिशन जी जब घर पहुंची तो बेटी बहू की बातें सुनकर ताली बजाते हुए बोले, अरे वाह, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। वहाँ तुम्हारी माँ जिंदगी और मौत से लड़ रही है और तुम दोनों अपने ही घर में पैसे चोरी करके उसी पैसों से घूमने के सपने देख रही हो। उसी समय अपने पिता के पीछे पुलिस को आया देखकर आकाश और पायल के पसीने छूट गए। तभी पायल कांपती हुई आवाज़ में बोली, यह क्या कह रही है आप? बाबूजी को सोच समझ कर बात कीजिए, मैंने कोई भी चोरी नहीं की। फिर रामकिशन जी बोले, ज़्यादा बोली मत बनो बहू, इतनी भी ना समझ तुम नहीं हो। जिस दिन तुमने मेरे पैसे संभाल कर रखने की बात कही थी सब तो मुझे तुम पर उसी दिन हुआ था। फिर मैंने सोचा कि तुम्हारी सास भी तो तुम्हारी माँ जैसी ही है, तुम उसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी, उसके साथ कुछ गलत क्यों करोगे? तभी आकाश बोला, बाबूजी आपको शर्म नहीं आती? आपने बहू पे ऐसा इल्ज़ाम लगाते हुए आपके पास क्या सबूत है कि पैसे पायल ने ही लिए हैं? तो रामकिशन जी ने तुरंत बता दिया कि मेरे बैग से 500 के नोटों के 4 बंडल गायब हैं। और आकाश ने जब पायल के हाथ में देखा तो उसके हाथ में भी 500 के नोटों के 4 बंडल ही थे। तभी पायल बोली, अरे बाबूजी, आप लोगों की ज़िंदगी के दिन के ये कितनी बची हैं और आप इस उम्र में उस पर इतना पैसा पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। माँ जी के इलाज को छोड़िए, खुद भी चैन से रहिए और हमें भी चैन से रहने दीजिए। इतना सुनते रामकिशन जी आग बबूला हो गया और उन्होंने एक जोर का तमाचा अपनी बहू के गाल पर जड़ दिया। बाबूजी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पे हाथ उठाने की? तभी एक और धमाकेदार थप्पड़ की आवाज़ से पूरा घर गूंज उठा और आकाश अपने गाल पे हाथ रखकर चुपचाप खड़ा हो गया। फिर रामकिशन जी बोले, क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था कि तू अपने माँ बाप को ही खून के आंसू रुलाए? फिर रामकिशन जी बोले, इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों को। मुझे ऐसी औलाद नहीं चाहिए जो अपने माँ बाप के बनने की राह देख रही हो। ना सुनती ही आकाश अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा और बोला, नहीं बाबूजी, ऐसा मत कीजिए, हमें बर्बाद हो जाएंगे, हम कहीं के नहीं रहेंगे, बस एक बार हमें माफ़ कर दीजिए। बेटा भूलो मत, तुम्हारा बाप हूँ और अगर तुम्हें पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना सकता हूँ तो तुम्हें समय आने पर सबक भी सिखा सकता हूँ। और वैसे भी मुझे अपने घर में चोरी की कोई ज़रूरत नहीं है, जो जिस थाली में खाए उसी में छेद करे, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। तभी आकाश अपने पिता के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, नहीं बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, बहुत सारा पैसा लगाकर मैंने नया बिजनेस शुरू किया है, मैं जेल चला जाऊँगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। इससे पहले कि रामकिशन जी कुछ कहते, पायल बोली, अरे ऐसा भी क्या हो गया, हमें फांसी थोड़ी न लग जाएगी। मेरे पापा के पास बहुत पैसा है, वो मुझे एक पल के लिए भी जेल में नहीं रहने देंगे और उसके बाद हम मेरे पापा के साथ ही रहेंगे। तभी आकाश ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी को एक जोरदार तमाचा लगाया और बोला, केवल तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से आज मुझे यह दिन देखने पड़ रहे हैं और तुम्हारी हरकतों का जिम्मेदार कहीं न कहीं मैं भी हूँ। आज मैं अपने ही घर में चोर बना बैठा हूँ। रामकिशन जी ने अपने बेटे को अपनी गलती का पश्चाताप करते देख लिया, पुलिस को वापस आने के लिए कह दिया और फिर उन दोनों से बोले, अब तुम अपनी झगड़ा सुलझाते रहो, मुझे
दो अपनी पत्नी की जान बचानी है या पैसे मेरे हवाले करो। तो उनकी बहू पायल ने एक हाथ से अपने गाल को सहलाते हुए दूसरे हाथ से नोटों के बंडल उठाकर अपने ससुर को वापस कर दिए। जाने से पहले रामकिशन जी बोले, और हाँ, तुम अपने रहने का इंतज़ाम ऊपर की मंजिल पे कर लो, क्योंकि अब मैं अपनी पत्नी के साथ शांति से रहना चाहता हूँ और इस बात पे कोई बहस नहीं होगी। मैं नहीं चाहता कि अब मेरी पत्नी कोई और परेशानी झेले। जिस बेटे को अपनी जान लुटाकर भी हमने पाल पोस कर बड़ा किया, उसने ही अपनी माँ के लिए कुछ नहीं किया, तो अब मुझे कठोर कदम उठाना पड़ेगा। इतना कहते हुए रामकिशन जी वहाँ से चले गए। तभी पायल बोली, यह बात तो गलत है, आपके बाबूजी ऐसा कैसे कर सकते हैं। फिर आकाश ने कहा, चुप हो जाओ, तुम भूल नहीं हो, यह घर उनका ही, हमें वैसे ही करना पड़ेगा जैसा वो कहते हैं, वरना अपना सामान उठाओ और जाओ यहाँ से, मैं तो यही रहूँगा। करीब एक सप्ताह बाद ममता जी स्वस्थ होकर घर वापस लौटे। आज उन्हें घर खाली खाली सा लग रहा था। तो जैसे उन्होंने इस बारे में अपने पति से पूछा तो उन्होंने बताया, तुम्हारी बहू की इच्छा ऊपर वाली मंजिल में रहने की थी और मैं भी चाहता था कि अब तुम अपने पुराने शौक पूरा करो। तुम्हें छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था ना, तो अब जल्दी ही मैं इस घर में कोचिंग सेंटर शुरू कर रहा हूँ। बुढ़ापे में हम लोग जितने व्यस्त होंगे उतने ही चिंताएं हमसे दूर रहेगी। यह बात सुनकर ममता जी बहुत खुश हो गई। अब दोनों पति पत्नी अपने कमाई से अपना खर्चा चला रहे थे। कभी बेटी पैसे से मदद करना चाहता भी तो रामकिशन जी उसे जवाब देते कि दूध का चला छाछ में फूंक फूंक कर पीता है। पहले भी मैं सर उठाकर जिया हूँ और आज भी सर उठाकर जियूंगा। तुम अपने और अपनी पत्नी की ज़रूरतों को पूरा करो, बस अपनी माँ को कभी दुख मत देना, नहीं तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। उस दिन के बाद से उस घटना का जिक्र किसी ने भी ममता जी के सामने नहीं आने दिया। ममता जी बार बार प्रश्नवाचक दृष्टि से अपने पति को देखती और कहती कि आखिर बेटा और बहू सही रास्ते पे कैसे आ गए, आपने ऐसा क्या किया। तो रामकिशन जी मुस्कुराते हुए कहते, बेटा बेटा होता है और बाप बाप होता है। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।